नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। अ बॉय प्लेस अ फायर क्रैकर ऑफ निग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस। एक लड़का है कि जिसने एक पटाखा रखा है एक कैन के अंदर, ठीक है, जैसे टीन सा होता है, एक कैन के अंदर उसने ये रेड कलर का क्या रखा है, पटाखा रखा है, और इस कैन का जो मैस है वो 40 ग्राम है। ओके हो गया। He plugs the ends with a wooden block of mass 200 ग्राम। इसने इस कैन को प्लग किया हुआ है एक वुडन बॉक्स के साथ, और उस वुडन बॉक्स का मैस कितना है, 200 ग्राम है। तो इस मैस को आप कह दें ये क्या है, ये M1 है और ये क्या है, M2 है, ठीक है। ये मैस ऑफ ब्लॉक और ये मैस ऑफ कैन है इसमें। अच्छा, पूछा क्या गया है, आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर, कि जब वो इस फायर क्रैकर को इग्नाइट करता है, मतलब इसको आग लगाता है, ठीक है, तो इग्नाइट करके वो क्या करता है, ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, फिर वो इस कैन वैसे पकड़ के ना ऊपर की तरफ ऐसे फेंकता है, पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, पटाखा जला के। ही एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, ये पटाखा करता है टॉप ऑफ, इससे बिल्कुल टॉप पे जाके क्या करता है, ये पटाखा फट जाता है। जब पटाखा फट जाता है, इफ द ब्लॉक शूट आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ये जो ब्लॉक है ये 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से शूट आउट कर जाए, ठीक है, जाहिर है जब पटाखा फटेगा ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये शूट आउट कर दे, मतलब V2 डैश दी हुई है। तो हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, इस कैन की वेलोसिटी कितनी होगी जो इस तरफ जा रहा है, मतलब फटने के बाद फॉर एग्जांपल कैन इधर चला गया, वुडन ब्लॉक से इधर चला गया, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इसकी वेलोसिटी कोई नहीं दी हुई, ये कैन की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, बल्कि ये तो देख लिया है। यहाँ पर देखिए, जब पटाखा हमने जलाया नहीं था, जब हमने पटाखा जलाया नहीं था तब V1 क्या थे, इज इक्वल टू 0, और V2 क्या था, वो भी इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, दोनों रेस्ट पे थे ना, अभी हमने पटाखा जलाया नहीं है। फिर हमने पटाखे को इग्नाइट किया और इसको कैन को उठाकर ऊपर फेंक दिया, तो वुडन ब्लॉक साहब भी साथ ही गए। तो जब ऊपर जाकर पटाखा फट गया तो दोनों अलहदा हो गए, कैन उधर चला गया, वुडन बैग्स इधर आ गया। वुडन बैग्स बॉक्स की जो फाइनल वेलोसिटी है V2 डैश वो दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैन की वेलोसिटी कोई नहीं दी हुई, V1 डैश, वो हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। तो ये डाटा है हमारे पास, मैस ऑफ कैन M1 दिया हुआ है 40 ग्राम, ग्राम में तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, और किलोग्राम में चेंज कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 करके। ओके हो गया। तो 0.04 किलोग्राम आ जाएगा। मैस ऑफ ब्लॉक है M2 से शो करेंगे, कितना है 200 ग्राम, तो इसको जब किलोग्राम में करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक V2 डैश दी हुई है, और वेलोसिटी ऑफ कैन V1 डैश हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो V1 इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 0 है, और जो V2 है इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 है। ओके हो गया, यानी V2 डैश 0 नहीं है, V1 डैश भी 0 नहीं है, V1 डैश हमने फाइंड करनी है। फिर से वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे कि PI इज इक्वल टू PF, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम में फिर से, अब इनिशियल मोमेंटम की जगह डायरेक्ट भी 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ठीक है। अब V1 और V2 क्या है, V1 इनिशियल वेलोसिटीज इनकी है 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो आप PI इज इक्वल टू PF लिख के ना डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, रेस्ट में है वो दोनों। अब यहाँ पर एक और चीज़, वही पुराने क्वेश्चन की तरह देखिए, जब ये पटाखा फटेगा ना तो कैन और जो वुडन ब्लॉक्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब पटाखा फटा तो वुडन बॉक्स नीचे चला गया और कैन ऊपर की तरफ शूट आउट कर गया, तो दोनों की वेलोसिटीज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप एक के साथ नेगेटिव लगा दे, तो मैं V1 को नेगेटिव कर देता हूँ, V1 डैश को नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके हो गया, जैसे वो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो M1 V1 डैश इज इक्वल टू M2 V2 डैश। V1 डैश हमने फाइंड करना है, तो V1 डैश इज इक्वल टू M2 V2 डैश डिवाइडेड बाय M1। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। M2 हमारे पास कितना है 0.2, V2 डैश कितना है 3,
और m1 कितना है 0.04 तो ये हमारे पास v1 डैश कितना आ जाएगा। तो हमारे पास जो v1 डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास होगी उस कैन की वेलोसिटी और यही हमसे पूछी गई थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 2 इंटू 10 टू रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड अंडर गोज अ हेड ऑन कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम विच इज इनिशियली एट रेस्ट। Assuming the collision to be perfectly elastic and a motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में कहा क्या गया है। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m1 जो कि 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31 किलोग्राम है और वो जो है वो ट्रेवल कर रहा है 2 इंटू 10 टू रेज पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो इसको हम v1 का नाम दे लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, कर रहा है। अब एक और हाइड्रोजन एटम है कि जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अब रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है v2 = 0 आप कर दें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0 है। तो हाइड्रोजन एटम मतलब मैंने यहाँ पर प्रोटॉन बना दिया क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, और इसी की वजह से मास होता है। तो इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके आ रहा है वो इस हाइड्रोजन एटम के साथ जिसका मास m2 है इसके साथ हेड ऑन कोलिजन करता है और ये कोलिजन क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगी। तो कोलिजन के बाद ये हाइड्रोजन एटम क्या करता है, मूव करने लग पड़ता है। अब किस वेलोसिटी से ये कोलिजन के बाद मूव कर रहा है वो हमने फाइंड करनी है। मतलब ये जो m2 मास है हाइड्रोजन एटम का यानी प्रोटॉन का जो मास है m2 वो कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव करने लग पड़ा है वो हमने मालूम करनी है। मतलब v2 डैश हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके हो गया। तो देखिए m1 दिया हुआ है, m2 मास ऑफ प्रोटॉन आपने पुट करना है 1.67 इंटू 10 टू -27 किलोग्राम। v1 जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 2 इंटू 10 टू 7 मीटर पर सेकंड और v2 = 0 है क्योंकि जो प्रोटॉन है वो इनिशियली एट रेस्ट पर है और जब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। तो अब बताएं कि टकराने के बाद उसकी v2 डैश वेलोसिटी कितनी है, ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब टकराने के बाद की वेलोसिटी जो हाइड्रोजन एटम की है। अब इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ चुके हैं आज के इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में कि v2 डैश इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले आप लिख लें m1 प्लस m2 और यहां पर हम क्या लिखेंगे कि प्लस, यहां पर भी लिख लें m1 प्लस m2। ओके हो गया। तो यहां पर इस तरह से, अब इसके बिल्कुल सीध में आपने क्या लिखना है m2 माइनस m1 और यहां पे इसकी सीध में क्या लिखना है 2m1। ओके हो गया। फिर इसके साथ आप क्या लिख दें v1 लिख दें प्लस और इसके साथ आप क्या लिख दें v2 लिख दें। ओके हो गया। तो इस तरह से आप फार्मूले को याद रख सकते हैं। तो ये फार्मूला एक आपने याद रखना है, ठीक है, v2 डैश निकालने के लिए। अब v2 डैश, इसमें v2 क्या है 0 है, v2 = 0 है क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो इनिशियली एट रेस्ट पर है। तो v2 = 0 तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ ये बच जाएगी। तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें, कहानी खत्म। 2 इंटू m1 कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर, यहां पर v1 भी आएगा 10 टू रेज पावर -31 और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10 टू रेज पावर 7, 2 इंटू 10 टू रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m1 कितना है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31 प्लस, याद रखिए इसके दरमियान में क्या आ रहा है
प्लस का साइन आ रहा है, बताता हूँ ये क्यों, याद रखने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट m2 कितना है, 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर -27 किलोग्राम। ओके हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो देखिए सॉल्व करने के तरीके में यहाँ पर पहले 10 टू रेज पावर -31 है और यहाँ पर क्या है 10 टू रेज पावर 7 है, तो -31 प्लस 7 कितना हो गया -24 है। तो आपने यहाँ पर पहले लिख लेना है 10 टू रेज पावर -24। ओके हो गया। अब 2 को जब 9.1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18, तो 0.1 भी है तो ये बन जाएगा 18.2। अब 18.2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 18 2 36 और 0.2 था तो ये हमारे पास 0.4 बनेगा, तो 36.4 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे 36.4 इंटू 10 टू रेज पावर -24। ओके हो गया। या अगर मैं इस पॉइंट को इधर ट्रेवल कर लूं यानी 3.6 बना दूं तो ये क्या बन जाएगा 10 टू रेज पावर -23 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 3.64 तो यहां पर क्या बन जाएगा -23 बन जाएगा। ओके हो गया। डिवाइडेड बाय अब यहां पर -31 -27 नहीं, यहां पर प्लस का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहां पर क्या है प्लस का साइन है। तो आप इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है आप इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखें। ठीक है, जैसे ये यहां से लेकर याद है एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखें, तो इसका जो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा वो कितना आएगा 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर -27 आंसर देगा उसका। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है। तो अब इज इक्वल टू यहां पर देखिए 10 टू -27 है, ऊपर जाके +27 हो जाएगा, +27 -24 कितना हो गया, ये हमारे पास 10 टू रेज पावर 4 हो गया, 10 टू रेज पावर 4 हो गया। मल्टीप्लाई इसी तरह। अब 3.64 डिवाइडेड बाय 1.67 ये कितना आ गया, ये तकरीबन आना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास आता है 2.18, ये हमारे पास आता है 2.18। तो ये ही हमसे उसने पूछा हुआ था, V2 डैश इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड। मतलब टकराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से टकराएगा यानी हाइड्रोजन एटम से टकराएगा तो जो हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन की जो वेलोसिटी होगी टकराने के बाद वो 2.18 इंटू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड होगी, और यही हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड collides with stationary car weighing 1000 kilogram. The truck and the car move together after the impact. Calculate their common velocities है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, उसके बाद देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह से करना है। कहता है एक ट्रक है जिसका मैस है m1, इसलिए मैंने इसका डब्बा जो है बड़ा बना दिया थोड़ा। ठीक है, एक ट्रक है जिसका मैस है m1 और वो कितना है 2500 किलोग्राम, और वो मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब वो एक स्टेशनरी कार से टकराता है। स्टेशनरी कार मतलब जो रुकी हुई कार है, और उसका मैस कितना है 1000 किलोग्राम, और वो रुकी हुई है, इस वजह से उसकी V2 क्या है 0 है। क्यों? क्योंकि वो कार रुकी हुई है और ये ट्रक चल रहा है जो उस रुकी हुई कार से टकराता है। अब 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इससे टकराएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब आहिस्ता से चल रहा था ना, तो दोनों जुड़ के एक साथ इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कार खड़ी है, ये ट्रक आराम आराम से आ रहा है, इस कार से टकराया और ये दोनों ऐसे इकट्ठे चलने लग पड़े। ठीक है, तो कह रहा है कि टकराने के बाद इनकी कॉमन वेलोसिटीज बताएं कितनी होगी, यानी कि V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश होगी, जो ट्रक की वेलोसिटी होगी टकराने के बाद वही कार की वेलोसिटी होगी टकराने के बाद, क्योंकि दोनों एक साथ ऐसे जोड़ के साथ ऐसे जा रहे हैं। तो V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू V होगा, मतलब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी, उसको हम सिंपल V कह देंगे।
तो ये कॉमन वेलोसिटीज आपने फाइंड करनी है। तो टकराने के बाद इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। m1 दिया हुआ 2500 किलोग्राम, v1 दिया हुआ 21 मीटर पर सेकंड ट्रक की वेलोसिटी, m2 दिया हुआ 1000 किलोग्राम इस कार का जो मैस है, और v2 = 0 है क्योंकि कार पहले रेस्ट पर है, और इनकी कॉमन वेलोसिटीज आपने बतानी है कि कितनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको यहीं पर ही। देखिए फिर से फार्मूला मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फिर से वही m1 v1 और प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ओके हो गया। अब यहां पर देखें v2 क्या था 0, v2 क्या था 0, तो ये सारी टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ m1 v1 बच जाएगा। तो m1 v1 इज इक्वल टू m1, अब देखिए v1 डैश किसके इक्वल है, v के इक्वल, तो सिंपल v लिख दें, प्लस m2 v2 डैश किसके इक्वल है, सिंपल v के इक्वल, तो इसको v लिख दें। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास वेलोसिटी सेम आएंगी। तो m1 v1 इज इक्वल टू v कॉमन आ गया और m1 प्लस m2। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, v को फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये इस फार्मूले में बस वैल्यूज पुट कर दे और आंसर आ जाएगा। अब m1 कितना है 2500 डिवाइडेड बाय, यहां पर m1 कितना है, ये 2500, ठीक है, प्लस और यहां पर v1 भी है, v1 कितना है 21, ठीक है, और प्लस m2 कितना है 1000। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखें 2500 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें 20 तो 25000 बनेगा, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 50000 बनेगा, और अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो 50000 में 2500 प्लस कर लें, तो ये बन जाएगा 52500। ठीक हो गया, तो 52500 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2500 प्लस 1000 है तो 3500 बनेगा, 3500। ये दो इनसे गए तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 525 डिवाइडेड बाय 35, ये देखिए आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी उनकी कॉमन वेलोसिटीज, मतलब टकराने के बाद दोनों इस वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे, और यही उसने हमसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 2 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम आर अटैच्ड एट द 2 एंड्स ऑफ अ कंप्रेस स्प्रिंग। ओके हो गया। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 10 जूल। ओके हो गया। Find the velocities of the block if the spring deliver its energy to the block when released। अब यहां पर देखें, कहता है दो मैसेज हैं, एक जो मैस है वो 2 किलोग्राम है, एक जो मैस है वो 0.5 किलोग्राम है। ठीक है, और कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ बंधे हुए हैं, मतलब स्प्रिंग के दोनों किनारों पे ये मैसेज है, और स्प्रिंग क्या है कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग क्या है कंप्रेस्ड है। और आपको पता है कि जब ऐसे स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके हो गया। अच्छा, अब जब हम इस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे कि जा मौज कर खुल जा बेशक, तो जब हम इसको ऐसे रिलीज करेंगे तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, डिलीवर करेगा, और मैसेज दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। ओके है, मतलब जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को रिलीज किया ये दोनों मैसेज इस तरफ गए, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इन दोनों मैसेज की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ओके हो गया। तो ये दोनों जब मैसेज इस तरह से इस तरफ जाएंगे तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब वो वेलोसिटी उसने कहा है कि फाइंड करें, यानी कि आपने क्या करना है कि v1 डैश और v2 डैश ये आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। स्प्रिंग को रिलीज करेंगे, दोनों मैसेज इधर जाएंगे, तो v1 डैश और v2 डैश आपने फाइंड करना है, यानी स्प्रिंग एनर्जी डिलीवर करेगा। अब यहां पर देखें,
M1 दिया हुआ 2 किलोग्राम, M2 दिया हुआ 0.5 किलोग्राम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 10 जूल उसने क्वेश्चन में दी हुई है। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली रेस्ट पर हैं। V1 इनिशियली क्या है, रेस्ट पर हैं। ये V1 इज इक्वल टू 0 और V2 इज इक्वल टू 0 और V1 डैश और V2 डैश हमने फाइंड करना है जब हम स्प्रिंग को रिलीज किया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही फार्मूला हम मोमेंटम वाला ही लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ठीक है। तो V1 0 V2 0, तो ये सारी टर्म 0 होगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डैश, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो मैसेज है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले आपको पता हम यहाँ पर नेगेटिव लगा देते थे, लेकिन उस वक्त हमें V1 डैश या V2 डैश दोनों में से कोई एक पता होती थी, लेकिन अब हमें दोनों नहीं पता। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि M1 V1 या इसमें M2 V2 डैश इज इक्वल टू माइनस M1 V1 डैश कर देंगे। ओके हो गया। तो यहां से V2 डैश अगर निकालें, V2 डैश इज इक्वल टू माइनस M1 ओवर M2, तो ये V1 डैश। ओके हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो V2 डैश इज इक्वल टू माइनस M1 कितना है 2 और ये कितना है 0.5 है, तो 2 ओवर 0.5 और V1 डैश कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा V2 डैश इज इक्वल टू माइनस 4V1 डैश, ठीक है। तो ये एक हमारे पास वैल्यूज आ गई, V2 डैश इज इक्वल टू माइनस 4V1 डैश। अब यहां पर हम एक और फार्मूला लगाएंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। अब यहां पर देखें, जैसे हम स्प्रिंग को रिलीज कर देंगे कि जा खुल जा, तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी और इन मैसेज की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये मूव करेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जितनी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 जूल, तो इसकी जगह 10 जूल लिखें, इज इक्वल टू यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाफ 1/2 mv1 स्केयर प्लस 1/2 m1 m2 v2 स्केयर आ जाएगा, ठीक है। v2 डैश का स्केयर आएगा और यहां पर v1 डैश का स्केयर आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो उनको है ही 0 है, तो हमारे पास फाइनल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो है, क्योंकि इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर है ना, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी हमने इक्वेशन पुट की है। ओके हो गया। तो 10 जूल उसी तरह 10 है उसी तरह, अब जूल उसके साथ मेरे लगाना रहने दें, सिर्फ 10 नहीं लगा दें। तो 10 इज इक्वल टू 1/2 m1 कितना है, m1 है हमारे पास 2 v1 स्केयर, v1 डैश का स्केयर, तो v1 डैश स्केयर प्लस 1/2 और यहां पर कितना है 0.5 और v2 डैश का स्केयर। ओके हो गया। तो 10 इधर ही आ गया और ये क्या है 2 और ये v1 डैश का स्केयर आ गया प्लस 0.5 ओवर 2 आ गया, बल्कि 1/2 इसी तरह रहने दें, यहाँ पर 0.5 लिखें और यहाँ पर आप लिख दें v2 डैश का स्केयर है, इसका मतलब है v2 डैश की वैल्यू कौन सी हमने निकाली थी, -4v1 डैश है, तो आप लिख दें -4v1 डैश का स्केयर। ओके हो गया। यहां पर देखें कि हमने क्या किया है,
v2 डैश की वैल्यू हमने निकाली है -4v1 डैश। तो इस इक्वेशन 1 को आपने इसकी जगह पुट कर देना है। ओके हो गया। तो जब इसकी जगह पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू v1 डैश का स्केयर प्लस 1/2 और यहां पर इसका क्या आ जाएगा 16, या इसको एक और स्टेप कर लेते हैं 0.5 और 16 v1 डैश का स्केयर। ओके हो गया। अब 16 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू v1 डैश का स्केयर प्लस 1/2 और 0.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 8v1 डैश का स्केयर। ओके हो गया। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, यहां पर 10 आ गया तो 10 इज इक्वल टू v1 डैश का स्केयर प्लस यहां पर कितना आ गया 4v1 डैश का स्केयर। ओके हो गया। v1 डैश कॉमन आ गया तो 1v1 डैश स्केयर और यहां पर कितना आ गया 1 प्लस 4 तो इज इक्वल टू v1 डैश स्केयर और यहां पर कितना आ गया 5 आ गया और यहां पर कितना था 10। तो 5 को जब 10 से डिवाइड किया तो 5 2s are 10 तो v1 डैश स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 आ गया। ठीक है, बल्कि सिर्फ फिलहाल 2। तो v1 डैश कितना आ गया, दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो v1 डैश इज इक्वल टू स्केयर रूट 2। तो ये इज इक्वल टू तकरीबन ये 1.41 आना चाहिए, 1.414 मीटर पर सेकंड, 1.414 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है v1 डैश की वैल्यू 1.414 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है कि इस v1 डैश की वैल्यू को यहां पर जब पुट करेंगे तो v2 डैश की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मैं यहीं पर इसको करने वाला हूं, आपने इसको सेपरेट कर लेना है। v1 डैश की वैल्यू को उठाकर आपने यहां पर पुट कर देना है तो हमारे पास v2 डैश की भी वैल्यू निकल आएगी। तो v2 डैश इज इक्वल टू -4 और v1 डैश की जगह क्या पुट करें 1.414 तो v2 डैश हमारे पास कितना निकलेगा, तकरीबन ये -5.64 मीटर पर सेकंड, -5.64 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों की वेलोसिटीज थी जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। एक ये वाली तभी गलत मान गया, ठीक है, एक ये वाली v2 डैश और एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यही तो हम फाइंड कर रहे थे, कौन सी, v1 डैश और v2 डैश। मतलब टकराने के बाद जो v1 डैश है वो 1.414 होगी और v1 और v2 डैश क्या होगी -5.64 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। m1 इधर जाएगा तो m2 जो है वो m1 की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब दोनों इस तरह से जाएंगे। ये हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9।